हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, कुछ दिन पहले ही रेलवे ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि जो भी रेलवे में बहाली आती है, जो भी विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, तो वो कब निकाली जाएगी, कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, इसका पूरा वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया था। तो उसी में पैरामेडिकल पदों पर जो बहाली निकाली जाएगी इसकी भी जानकारी दी गई थी, जो कि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। और साथ ही साथ 2019 में जो बहाली आया था लास्ट टाइम पैरामेडिकल का, किन पदों पर आया था, क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या सिलेबस था, इन सभी चीज़ों की भी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताए हुए हैं। मगर आप लोगों का कमेंट है कि जो भी पद पर बहाली 2019 में निकाला गया था उसका जो सिलेबस है पूरे डिटेल से जानकारी दीजिए। इसलिए हम अलग अलग जो भी पदों की बहाली निकाला गया है उस पर धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से उसका सिलेबस के बारे में आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे लैब असिस्टेंट जो पद पर बहाली निकाला गया था, और लैब सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो भी बच्चे DMLT लैब टेक्नीशियन कोर्स का डिप्लोमा किए हों या बैचलर BMLT, तो उनके लिए कौन से पद पर बहाली निकाला जाता है और क्या एलिजिबिलिटी रहती है और जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या रहता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरा आपको सभी जानकारी मिल सके। अगर फिर भी किसी तरह के डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप किसी भी अन्य पद के लिए पैरामेडिकल में उसकी सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश जरूर करेंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड, आप लोगों को जो भी हम जानकारी देने वाले हैं 2019 में जो बहाली पैरामेडिकल का निकाला गया था उसके PDF के अनुसार से, उस नोटिस के अनुसार से देने वाले थे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन CN/2/2019 के द्वारा पैरामेडिकल की बहाली निकाली गई थी, और इसी में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं रियल और फैक्ट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बच्चे DMLT या BMLT किए हैं उनके लिए यहाँ पे लैब सुपरिटेंडेंट का पद था, जो कि लेवल 6 का था, यानी 60,000 प्लस सैलरी यहाँ बनने वाली थी आप लोग का। 25 सीटों पर बहाली निकाला गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लैब असिस्टेंट ग्रेड जो कि लेवल 3 का था, यहाँ पे आप लोग की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से शुरू होने वाली थी, और इसमें सीटों की संख्या 82 थी। तो ये हो गई आपका यहाँ पे सीटों के डिटेल्स आपके बारे में बता दिए। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम किस प्रकार से कराया जाएगा उसके बारे में, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से कराई जाएगी। तो आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा, वो आपका कौन होगा, ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को बैठना होगा और यहाँ पे आप लोग को 90 मिनट समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और जो भी PW कोटा से आते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो लोग विकलांग हैं उन लोगों को 120 मिनट समय दिया जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, जो कि हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रश्न का रहेगा। तो प्रश्न जो है आप लोग का जो भी प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि अगर DMLT या BMLT किए हैं उससे आप लोग को 70 सवाल पूछे जाएंगे, 70 नंबर का रहेगा। इसके अलावा देखिए 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगा, यानी कि जनरल GK से 10 सवाल रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर जनरल मैथ हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, दोनों से मिलाकर मैथ और रीजनिंग से 10 सवाल रहेंगे। और जनरल साइंस हो गया, इससे 10 सवाल रहेंगे 10 नंबर का। और ये तीनों जो सिलेबस है ये मैट्रिक लेवल का रहेगा। ठीक है, जनरल GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जनरल साइंस, ये तीनों जो आपका होने वाला है क्या होने वाला है, मैट्रिक लेवल का होने वाला है। और जो ये DMLT या BMLT से 70 सवाल पूछे जाएंगे जो सिलेबस हैं, जो कि हम आपके वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में दिया गया है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत बनाते हैं, 3 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो एक जो आप सही क्वेश्चन बनाए हैं उसका नंबर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला है, कितना नंबर आप लोग को लाना है। ठीक है, ये आप लोग को मिनिमम लाना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मगर आप लोग का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा अधिकतम नंबर पर ही तैयार किया जाएगा। तो ये जानकारी हो गई यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी बनाया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मेनली है तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए आप लोग को सिलेबस जानना जरूरी है और किस प्रकार से एग्जाम कराया जाता है। सिलेबस जानने के बाद आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन ढूंढना है और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन को ही हल करना है। अब देख लीजिए जैसे लैब सुपरिटेंडेंट पद था, इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल थे। तो देखिए BSc विथ बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या BSc विथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, मेन
ऑप्शनल या सब्सिडरी सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली है कि अगर आपने बीएससी किए हुए हैं, चाहे आपका बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या लाइफ साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे आपका इसमें ऑप्शनल हो या सब्सिडरी, कोई में भी ये जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं कोई एक है तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल थे। मगर इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, डीएमएलटी का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। डीएमएलटी किए हुए हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, ठीक है। तो डीएमएलटी वाले बच्चों को यहाँ पे बीएससी करना जरूरी था, बीएससी के साथ आपका डीएमएलटी। मगर अगर आपने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे में ये और में दिया गया है डायरेक्ट जो लोग बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या लेबोरेटरी टेक्नीशियन किए हुए हैं तो वो लोग भी एलिजिबल थे। अब देखिए नीचे आइएगा तो आपका लैब असिस्टेंट का पद है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है लैब असिस्टेंट। तो लैब असिस्टेंट के लिए आप लोग कौन से लोग एलिजिबल थे, तो 12th के साथ आपके पास डिप्लोमा यानी कि DMLT कोर्स किए हुए हैं इंटर के बाद, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल थे। इसके बाद यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी दिए हैं DMLT के लिए, ये आपके स्टेट वगैरह से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे सिंपल से बात में आप लोग को हम समझा चुके हैं। अब फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, जैसे कि अगर आप लैब सुपरिटेंडेंट पद के लिए फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, जो कि 70 नंबर का जो सवाल होगा इन सभी टॉपिक से पूछा जाएगा। यहाँ पे सारा टॉपिक्स डिटेल से दिया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे सेव करके इन टॉपिक को लिख लेना और इसी से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सोशियोलॉजी से पूछा जाएगा, फिर साइकोलॉजी से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, फिर फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा, फिर बेसिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा, जनरल मेथोलॉजी से पूछा जाएगा फिजिक्स, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी से पूछा जाएगा, साइटोलॉजी टेक्निक से पूछा जाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, बेसिक हेमेटोलॉजी हो गया, पैरासाइटोलॉजी हो गया, इंटोमोलॉजी हो गया, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद कोगुलेशन हो गया, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हो गया, इम्यूनो हेमेटोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, एडवांस सीरोलॉजी। तो यही जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, इस टॉपिक को आपको अच्छा से पढ़ना है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं एडजेक्टिव टाइप का उसको बनाना है, यहीं से आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे। अब एक और पद था जो कि डीएमएलटी वाले बच्चे सिर्फ एलिजिबल थे, उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 70 नंबर के जो सवाल हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट जो बच्चे हैं लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो एनाटॉमी से सवाल आएंगे, फिजियोलॉजी से आएंगे। अब देखिए एनाटॉमी जो है बहुत लॉन्ग होता है, इसमें नहीं बताया गया कि एनाटॉमी में किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे एनाटॉमी आपको सारा चीज़ पढ़ के जाना है, जैसे एनाटॉमी जो भी है बॉडी का पूरा एनाटॉमी आप लोग को सारा क्वेश्चन आपको अच्छा से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि एनाटॉमी यहाँ पर सिर्फ लिख दिया गया तो पूरा एनाटॉमी आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, सारा टॉपिक्स पढ़ने का पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा, बायोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से पूछा जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी से पूछा जाएगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से और पैथोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी हो जाएगा, हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक से, ये सारे टॉपिक से बस इतना ही टॉपिक्स आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मगर पूरा आपको डिटेल से पढ़ के जाना होगा। और यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि सिर्फ रेलवे वाला नहीं, जो भी एग्जाम हुए हैं अगर कंपटीशन भर्ती के लिए या कहीं भी, तो अगर इन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को आपको लगाने की कोशिश करना है। कोई भी बुक हो, कोई भी कंटेंट ऑनलाइन हो, वहाँ से आप लोग को ये टॉपिक बनाना। अब देखिए जो जनरल अवेयरनेस था जो कि हर बच्चे के लिए कॉमन है, ठीक है, चाहे आपने कोई भी पद के लिए फॉर्म फिलअप किया है, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो इनसे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ पे दिया गया, जैसे कि जनरल एथमेटिक्स दिया गया है, तो जनरल एथमेटिक्स में यानी कि मैथ जो हो गया 10 नंबर का, ये आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, डेसिमल्स पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो प्रिपरेशन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए हैं उतना ही आप लोग को पढ़ के जाना है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिक हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया। तो यही टॉपिक जो है यहाँ पे जो भी दिए गए हैं, बस इतना ही को पढ़ के आपको मैथ में जाना है, इसी से सवाल रहेंगे देखिएगा, ठीक है। 10 सवाल रहते हैं तो आराम से इसमें से 10 सवाल आ जाएंगे, यही सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे और ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहेंगे। उसके बाद देखिए जनरल जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग में भी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, बस इसी को ज़्यादा फोकस करना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लेना है और इसको क्या करना है, जैसे टॉपिक दिया गया है एनोलॉजिस, तो एनोलॉजिस के बारे में आप लोग को सर्च करना है, कोई भी एक वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का पूरा फुल जो वीडियो होगा उससे आप लोग को सिंपल से बेसिक चीज़ को पढ़ लेना है और क्वेश्चन जहाँ से भी हो आपको लगाने की कोशिश करना है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से देखिए आप लोगों को बहुत ही कम पढ़ना है, जैसे कि करंट हो गया, जनरल करंट हो गया, फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इंडियन ज्योग्राफी जो भी है अच्छा से पढ़ लेना है। फिर कल्चर क्या है, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ लेना है, फ्रीडम फाइटर यानी कि 1857 के बाद आप लोग को अच्छा से पढ़ लेना है, इंडिया पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ लेना है, फिर इंडिया इकोनॉमी पढ़ लेना है, इन्वायरमेंट पढ़ लेना है, तो ये सारा चीज़ पढ़ना है। फिर वर्ल्ड पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है, जनरल सिंथेटिक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, अब 10-12 टॉपिक्स है, इसको बस आपको पढ़ना है, 10 इसी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल साइंस है, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ये 3 टॉपिक आपको साइंस में पढ़ना है, और जो कि 10th लेवल का हुआ CBSE बोर्ड का सिलेबस, यानी 10th का अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लेते हैं 9th और 10th का, तो आप आसानी से इसमें से 10 सवाल करके आ जाइएगा। तो ये हो गए टॉपिक्स जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे से बता दिए हैं। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट्स आपको रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा आपको लोग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, इतना है।